कहानी की शुरुआत हम एक अस्पताल के इमरजेंसी रूम में करते हैं, जहां नर्स एना क्लार्क अपनी ड्यूटी खत्म होने के 1 घंटे बाद भी एक मरीज के एक्सरे को देख रही होती है। वो मरीज सुबह 6 बजे अस्पताल में भर्ती हुआ था, जिसे एक बार फाइट में हाथ पर काट लिया गया था। लेकिन डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस आदमी के सिर का एक्सरे क्यों ऑर्डर किया गया है। एना को यह सब देखकर अजीब सा लगता है, लेकिन वो इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहती, क्योंकि उसे घर जाना है। उसका पति लुइस उसका इंतजार कर रहा होता है और ये उनके लिए डेट नाइट है। एना जैसे ही अस्पताल से बाहर निकलती है, वो अपनी कार में रेडियो चालू करती है। हर चैनल पर एक ही खबर चल रही होती है। न्यूज कास्टर बता रहे होते हैं कि यूरोप के उत्तरी हिस्से में हजारों लोग संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। एना इन खबरों पर ध्यान नहीं देती और बस अपने घर की तरफ निकल जाती है। एना जब अपने घर पहुंचती है तो बाहर 8 साल की विवियन रोलर ब्लेड्स पर स्केट कर रही होती है। वो एना को देखकर चिल्लाती है, एना देखो, मैं पीछे की तरफ जा सकती हूँ। एना मुस्कुराते हुए उसे वार्न करती है और कहती है कि कल मैं तुम्हारे साथ कुछ लैप्स लगाऊंगी। वो घर के अंदर जाती है, जहां उसका पति लुइस बियर पीते हुए अमेरिकन आइडल दिख रहा होता है। दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं, फिर शावर में साथ चले जाते हैं। सब कुछ सामान्य लग रहा होता है। लेकिन अगली सुबह जब सुबह के 6:37 बजते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। एना और लुइस अभी भी अपने बेड में सो रहे होते हैं। तभी बेडरूम का दरवाजा चरमराता है और धीरे धीरे खुलता है। लुइस की आंख खुलती है और वो देखता है कि दरवाजे पर विवियन खड़ी है। लेकिन विवियन की हालत कुछ अलग थी। उसके होंठ उसके चेहरे से फट चुके थे, जिससे उसके दांत पूरी तरह से बाहर निकल आए थे। उसकी त्वचा नीली पड़ चुकी थी और उसकी गर्दन पर एक गहरा घाव था। वो अपना मुंह खोलती है और एक भयानक आवाज निकालती है। लुइस चिल्लाता है, एम्बुलेंस बुलाओ। लुइस बिस्तर से उछलता है और उस छोटी बच्ची को पकड़ लेता है, लेकिन विवियन उसके चेहरे और कंधे पर चिपक जाती है और उसकी गर्दन पर काट लेती है। वो उसका गला फाड़ रही होती है। लुइस चीखता है। एना डर के मारे उस बच्ची को अपने पति से अलग करके कमरे से बाहर फेंक देती है और दरवाजा बंद करके लॉक कर देती है। विवियन दरवाजे पर पंजे मार रही होती है। एना अपने पति के पास दौड़ती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लुइस की आंखों में डर था। वो अपनी गर्दन पकड़े हुए था और उसके हाथों से खून बह रहा था। एना 911 डायल करती है, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज आती है, असामान्य कॉल वॉल्यूम के कारण आपका कॉल पूरा नहीं किया जा सकता। एना फिर से डायल करती है, लेकिन जब वो मुड़कर लुइस को देखती है तो वो अब वो नहीं रहता जो वो था। लुइस अकड़कर बैठ चुका होता है। उसकी आंखें उसी तरह की नीली और खाली हो चुकी थीं जैसी विवियन की थीं। वो एना की तरफ बढ़ता है और उसे दीवार से लगा देता है। वो उसे काटने वाला होता है। एना खुद को छुड़ाती है और बाथरूम में भाग जाती है। दरवाजा बंद करके लॉक कर देती है। लुइस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। एना छोटी सी खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो खिड़की खोलती है और बाहर निकलती है, लेकिन लुइस उसके पैर को पकड़ लेता है और उसे अपने मुंह की तरफ ले जाता है। एना अपना पैर छुड़ाकर नीचे झाड़ियों में गिर जाती है। एना अपने घर के बाहर खड़ी होकर चीखती है, मदद करो। वो देखती है कि सड़क पर एक आदमी अंडरवेयर में खून से लथपथ दौड़ रहा है। दूर 2 लोग सामने के लॉन में कुश्ती लड़ रहे हैं। तभी एक एम्बुलेंस सड़क पर आती है और एक आदमी को टक्कर मारकर उसके ऊपर से गुजर जाती है। एना सब कुछ हैरानी से देख रही होती है। तभी वो लुइस को घर से बाहर निकलते हुए देखती है। वो अपनी कार में कूदती है और लुइस उसकी विंडशील्ड पर चढ़ जाता है। एना आंसुओं में डूबी हुई कार रिवर्स करती है और अपने अनडेड हस्बैंड को पीछे छोड़कर वहां से निकल जाती है। एना हाईवे पर ड्राइव कर रही होती है। वो रेडियो चालू करती है, लेकिन हर चैनल पर इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट चल रहा होता है। एक आवाज बता रही होती है, ये ग्रेटर मिलवॉकी एरिया के लिए इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट है। अगर आप सदर्न मिलवॉकी काउंटी में रहते हैं तो विल्सन हाई स्कूल में शेल्टर है। अगर आपके एरिया में कोई एक्टिविटी नहीं है तो अंदर रहें और सभी दरवाजे बंद कर लें। एना आगे बढ़ती है और एक जलती हुई कार के पास से गुजरती है। वो हाईवे पर पहुंचती है और अचानक ब्रेक लगा देती है, क्योंकि सामने एक मेट्रो ट्रांजिट बस 2 लेन को ब्लॉक किए हुए होती है। बस के अंदर कोई अदृश्य हिंसक संघर्ष चल रहा होता है। एक चेहरा खिड़की से लगता है और फिर एक खूनी धड़ उसे वहां से खींच लेता है। एना चीखने वाली होती है, तभी एक आदमी अचानक उसकी गाड़ी के पैसेंजर विंडो पर दिखाई देता है। वो मेट्रो ट्रांजिट की वर्दी पहने हुए होता है, लेकिन वो पूरी तरह से खून और कांटों से ढका हुए होता है। वो कहता है, मुझे तुम्हारी कार दो। एना चीखती है। वो दरवाजा खोलता है और अंदर घुसने की कोशिश करता है। वो उसे धक्का देकर दूर करती है और गाड़ी स्टार्ट करती है। वो गैस पर दबाव डालती है, बस के चारों ओर से निकलती है और एक ऑनकमिंग कार को मुश्किल से टक्कर से बचाती है। वो बस ड्राइवर, जो अभी भी कार के साथ घसीटा जा रहा होता है, आखिरकार हाथ छोड़ देता है। एना का कंट्रोल छूट जाता है। वो घास की ढलान पर स्लाइड करती है और एक पेड़ से टकरा जाती है। गाड़ी से धुआं उठ रहा होता है। एना हिलती नहीं है। ऊपर हाईवे पर सायरन और चीफों की आवाज आ रही होती है। फिर एक गोली चलने की आवाज आती है और फिर सब कुछ ब्लैक हो जाता है। कुछ देर बाद हम न्यूज मॉन्टेज देखते हैं। सीडीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है। रिपोर्टर पूछते हैं, क्या ये एक वायरस है? स्पोक्सपर्सन जवाब देता है, हम नहीं जानते। ये कैसे फैलता है? हम नहीं जानते। स्टॉक फुटेज में सिविल अंश, ट्रैफिक जैम, लूटपाट दिखती है। एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ होती है। एक न्यूज कास्टर बता रहा होता है कि एक प्लेन डुलेस एयरपोर्ट पर बिना रिस्पॉन्स के खड़ा है। एक राजनेता हेलीकॉप्टर के नीचे खड़ा कहता है, मैंने अभी राष्ट्रपति से बात की है,
है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। लेकिन असली सच तो कुछ और ही था। अस्पताल के इमरजेंसी रूम का हाथ से खींचा गया फुटेज दिखाता है कि एक आदमी को स्ट्रेचर पर बांधा गया है। वो छटपटा रहा होता है और उसकी ईसीजी मशीन फ्लैटलाइन दिखा रही होती है। उसका दिल तो बंद हो चुका होता है, लेकिन वो अभी भी हिल रहा होता है। सीडीसी में एक रिपोर्टर पूछता है, क्या ये लोग जिंदा हैं या मर चुके हैं? स्पोक्सपर्सन, जिसके चेहरे पर पसीना आ रहा होता है, मुश्किल से कह पाता है, हम नहीं जानते। फिर हम फिर से एना के पास लौटते हैं। वो अपनी टूटी हुई कार से बाहर निकलती है। उसके पैर कटे हुए और सूजे हुए होते हैं, उनमें से खून बह रहा होता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, रुको। वो मुड़ती है और देखती है कि एक पुलिस ऑफिसर उस पर बंदूक ताने खड़ा है। उसका नाम केनेथ है। वो एना से कहता है, कुछ बोलो। एना मुश्किल से कह पाती है, प्लीज। केनेथ समझ जाता है कि वो जिंदा है। वो अपनी बंदूक नीचे करता है और जंगल की तरफ चलने लगता है। एना उसके पीछे पीछे चलने लगती है। एना और केनेथ एक पैदल टनल से बाहर निकलते हैं। तभी उनकी तरफ गोलियां आने लगती हैं। केनेथ अपनी बंदूक तानता है और सामने एक टैटू वाला आदमी बंदूक लिए खड़ा है, जिसका नाम एंड्रे है। उसके साथ एक प्रेग्नेंट रशियन महिला लुडमिला और एक आदमी माइकल भी है। थोड़ी देर के टेंशन के बाद सभी अपनी बंदूकें नीचे कर लेते हैं। माइकल केनेथ को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि उस तरफ मत जाओ, वहां बहुत खतरा है। केनेथ पूछता है, फोर्ट पास्टर? एंड्रे जवाब देता है, हम पहले ही कोशिश कर चुके हैं जब हम 8 लोग थे। अब सभी लोग एक साथ मॉल की तरफ देखते हैं। वो सर्विस एंट्रेंस पर पहुंचते हैं। माइकल दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। तभी पीछे से एक आदमी लाल जॉगिंग सूट में उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। लुडमिला मुड़कर देखती है और चीख उठती है, क्योंकि उस आदमी का एक हाथ नहीं होता। उसकी जगह सिर्फ एक कटा हुआ ठूंठ होता है। एंड्रे और केनेथ उस पर गोलियां चलाते हैं। वो उसका दूसरा हाथ और उसकी जांघ का एक हिस्सा उड़ा देते हैं, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ता है। केनेथ सीधे उसके सीने पर निशाना लगाकर गोली चलाता है और वो गिर जाता है, लेकिन वो फिर से उठ जाता है। तब तक माइकल दरवाजा खोल चुका होता है। सभी लोग लोडिंग डॉक के अंदर दौड़ते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन उस जॉगिंग ज़ॉम्बी का आधा उड़ा हुआ हाथ दरवाजे के जाम में फंस जाता है। केनेथ कहता है, उसे अंदर आने दो। वे दरवाजा खोलते हैं और केनेथ उसे पार्किंग लॉट में वापस उड़ा देता है। वे दरवाजा फिर से बंद कर देते हैं। बाहर वो ज़ॉम्बी दरवाजे पर लगातार अपने आप को मार रहा होता है। अब सभी लोग थोड़ी देर के लिए सांस ले सकते हैं। माइकल और एंड्रे मॉल के अंदर झांकते हैं। वे अंदर जाते हैं, दुकानें बंद होती हैं, म्यूजिक बज रहा होता है, लेकिन कोई इंसान नहीं होता। एना फव्वारे के पास जाती है और अपने चेहरे पर पानी डालती है। लुडमिला रोने लगती है। केनेथ अपनी रेडियो पर किसी सिग्नल को तलाश करता है। तभी अचानक एक अलार्म बजता है और शीशे के दरवाजे से एक टॉयलेट अंदर गिर जाता है। जैसे ही ये लोग मॉल के अंदर कदम रखते हैं, माइकल को कुछ सुनाई देता है। वो एक स्टोर के अंदर जाता है और देखता है कि 2 मेंटेनेंस में से एक ज़ॉम्बी दूसरे को खा रहा होता है। वो ज़ॉम्बी माइकल पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ एक सिक्योरिटी गार्ड ज़ॉम्बी लुडमिला को काटने के लिए लपकता है। केनेथ उसे अपनी शॉटगन से मारता है और वो पानी में गिर जाता है। एना केनेथ को एलिवेटर की तरफ खींचती है। एलिवेटर के दरवाजे खुलते हैं और सामने सीजे नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड उन पर बंदूक ताने खड़ा होता है। वो कहता है, कहीं और जाओ। माइकल कहता है, हमें बस कुछ देर के लिए रहने दो। सीजे मना कर देता है। तब केनेथ कहता है, क्या होगा अगर मैं अपना पैर तुम्हारे पीछे रख दूं? दोनों के बीच टेंशन बढ़ जाती है। तब एना बीच में आकर कहती है, हम कोई परेशानी नहीं करेंगे और हम तुम्हें जो भी मदद चाहिए देंगे, बस हमें थोड़ी देर के लिए यहाँ रहने दो प्लीज। सीजे थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनो, मैं कभी भी 2 बार नहीं कहता। मेरे साथ गड़बड़ी करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वो अपने हथियार बांट और टेरी को दे दो। केनेथ एना की तरफ देखता है और कहता है, मत दो, लेकिन एना अपनी बंदूक दे देती है। ये लोग पैनासोनिक स्टोर के अंदर होते हैं। टीवी पर खबरें चल रही होती हैं। एक शेरिफ कह रहा होता है, बस उनके सिर में गोली मारो, उसी से वो हमेशा के लिए गिर जाते हैं, लेकिन फिर तुम्हें उन्हें जलाना होता है। बार्ट कहता है, ये एक कूल मदरफकर है। माइकल सीजे से पूछता है, तो क्या प्लान है? सीजे कहता है, प्लान ये है कि तुम एक अच्छा गिलास चुप रहने वाला पेय पी लो। माइकल कहता है, ये एक आइडिया है, लेकिन अगर ये मेरी जगह होती तो मैं इस जगह को लॉकडाउन कर देता, क्योंकि देर सवेर वे यहाँ आएंगे। रात हो जाती है। ये लोग मॉल के अंदर सो रहे होते हैं। एना, केनेथ, एंड्रे, माइकल और लुडमिला अलग अलग बेड पर लेटे होते हैं। बाहर से ज़ॉम्बी की हल्की आवाजें आ रही होती हैं। अगली सुबह जब 8 बजते हैं, मॉल की लाइट्स ऑन हो जाती हैं और म्यूजिक बजने लगता है। ये टाइमर का काम होता है। टेरी सिक्योरिटी मॉनिटर्स पर एक ट्रक को मॉल की तरफ बैरल करते हुए देखता है। वो ट्रक मॉल के साइन को तोड़ते हुए पार्किंग लॉट में स्किड करता है। सभी लोग रूफटॉप पर इकट्ठे होते हैं। वो ट्रक मॉल के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है। उसके पीछे ज़ॉम्बी दौड़ रहे होते हैं। एना कहती है, हमें उस ट्रक के बारे में कुछ करना होगा। सीजे कहता है, हम उस ट्रक के बारे में कुछ नहीं करने वाले। एना कहती है, उसमें लोग हैं। सीजे कहता है, तुम कैसे जानती हो कि वे बाकी सब की तरह खत्म नहीं हो गए? एना कहती है, एक बात के लिए वो ट्रक चला रहे हैं और गोलियां चला रहे हैं। सीजे मानता है कि ये सच है, लेकिन फिर भी वो उन लोगों को अंदर नहीं आने देता। वो कहता है, अगर हम लोगों को अंदर आने देंगे तो हम गलत लोगों को अंदर आने देंगे और फिर मैं मर जाऊंगा, और मैं मरना नहीं चाहता। एना कहती है, हमें
तो कम से कम देखना चाहिए कि उसमें कौन है। सीजे उस पर बंदूक तान देता है और कहता है मैं तुम्हारी राय नहीं पूछ रहा। टेरी कहता है सीजे तुम उन लोगों को दूर नहीं कर सकते, तुम उन्हें मार दोगे। सीजे कहता है ये आत्मसुरक्षा है। वो टेरी पर भी बंदूक तान देता है। तभी माइकल बार्ट पर वार कर देता है। टेरी एंड्रे की बंदूक सीजे पर तान देता है। केनेथ अपनी बंदूक लेकर सीजे को दूसरी तरफ से घेर लेता है। वे सीजे और बार्ट को एक सेल में बंद कर देते हैं। अब ये लोग उस ट्रक में मौजूद लोगों को बचाने का प्लान करते हैं। लुडमिला एक साइन लिखती है जिस पर लिखा होता है नीचे एंटर करें और उसे एक डोर के ऊपर लटका देती है। ट्रक लोडिंग डॉक पर बैक करता है। माइकल और एंड्रे दरवाजा खोलते हैं और ट्रक की तरफ बढ़ते हैं। वे देखते हैं कि ट्रक का कैब खाली है। ऊपर देखते हैं तो 2 लोग ट्रक की छत पर दौड़ रहे होते हैं। औरत चिल्लाती है ट्रक के पीछे 6 और लोग हैं। वे सभी लोग अंदर आ जाते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं। ट्रक से जो 6 लोग बचाए गए थे वो सभी अब मॉल के अंदर थे। उनमें से एक आदमी फ्रैंक था जो अपनी बेटी निकोल के साथ था, और एक औरत थी जिसे बहुत बुरी तरह से काट लिया गया था। एना जो एक नर्स थी तुरंत घायलों की मदद करने लगी। वो उस बीमार औरत को मेट्रोपोलिस स्टोर के अंदर ले गई, लेकिन जैसे ही वो औरत वहां लेटी थी उसकी सांसें रुक गई। एना ने उसकी नब्ज चेक की, वो पल्स नहीं थी। एना ने उसे कंबल से ढक दिया और दूसरे मरीजों की तरफ मुड़ गई। लेकिन कुछ ही देर बाद वो औरत फिर से उठी। उसकी आंखें खाली थीं, उसका चेहरा बदल चुका था। वो एना पर झपटी। एना ने पीछे हटते हुए एक फायरप्लेस पोकर उठाया और जैसे ही वो ज़ॉम्बी उसके करीब आई, एना ने उसकी आंख में वो पोकर घुसा दिया। वो ज़ॉम्बी गिर गई, अब हमेशा के लिए। एना सांसों में हाफ रही थी। उसने अभी एक जान ली थी, चाहे वो ज़ॉम्बी ही क्यों ना हो। वो फ्रैंक की तरफ मुड़ी और पूछा, उसे काटे कितनी देर हुई थी? फ्रैंक ने कहा, 4 या 5 घंटे। एना ने सबको इकट्ठा किया और बताया, मुझे लगता है कि ये काटने से होता है। ज़ॉम्बी का काटना इंसान को मारता है और फिर उसे वापस जिंदा कर देता है। ये सुनकर आंद्रे सबसे ज्यादा घबरा गया, क्योंकि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ ल्यूडिमिला को भी ज़ॉम्बी ने खरोंच दिया था। माइकल ने कहा, तो और किसको काटा गया है? एना ने बताया, फ्रैंक को। माइकल ने कहा, तो हमें उसे तुरंत क्वारंटाइन करना होगा। एना फ्रैंक के पास पहुंची और उसे चेतावनी दी, फ्रैंक, माइकल तुम्हें मारने आ रहा है। फ्रैंक ने पूछा, क्यों? एना ने बताया, तुम संक्रमित हो और अंत में तुम उनमें से एक बन जाओगे। निकोल चिल्लाई, नहीं। वो अपने पिता और माइकल के बीच आ गई। फ्रैंक ने अपनी बेटी को शांत किया और माइकल से पूछा, कितना समय है मेरे पास? एना ने कहा, मुझे नहीं पता। तुम्हारे काटने उतने बुरे नहीं हैं, लेकिन संक्रमण फैल रहा है, शायद कुछ घंटे। माइकल ने कहा, मुझे माफ करना। फ्रैंक ने कहा, बस हमें थोड़ा समय दो। कुछ समय बाद एक सेलफोन स्टोर के अंदर फ्रैंक और निकोल अकेले थे। फ्रैंक की हालत बिगड़ रही थी। उसने अपनी बेटी से कहा, आज तुमने जितनी भी मौतें देखी हैं बिना किसी सम्मान के, ये मौत नहीं है। समय कभी काफी नहीं होता और तुम्हारे पास अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मेरा एक काम करो, इससे बाहर निकलो, अपनी जिंदगी जियो। मुझे तुम पर गर्व है। मैं एक बेटी के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग सकता था। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। केनेथ वहां खड़ा था, शीशे में प्रतिबिंबित हो रहा था। फ्रैंक ने कहा, जाने का समय हो गया जाने मन। निकोल ने उसे पकड़ लिया, लेकिन फ्रैंक ने धीरे से उसके हाथ छुड़ाए और कहा, आई लव यू। निकोल ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, आई लव यू टू, और फिर वो दुकान से बाहर भाग गई। कुछ ही देर बाद एक गोली चलने की आवाज पूरे मॉल में गूंजी। फ्रैंक अब नहीं रहा था। टाइटल कार्ड आता है 2 वीक्स लेटर। 2 हफ्ते बीत चुके थे। मॉल के चारों तरफ हजारों ज़ॉम्बी जमा हो चुके थे। पूरी पार्किंग लॉट उनसे भरी हुई थी। केनेथ अब एंडी नाम के एक आदमी के साथ शतरंज खेल रहा था, जो पास की बंदूक की दुकान की छत पर फंसा हुआ था। वे बोर्ड पर साइन लिखकर एक दूसरे से बात करते थे। इन 2 हफ्तों में मॉल के अंदर एक नई जिंदगी सेटल हो चुकी थी। टेरी ने कॉफी शॉप में एस्प्रेसो मशीन चलाना सीख लिया था। निकोल दीवारों पर डार्क ग्राफिटी बना रही थी। माइकल ने पैनासोनिक स्टोर में एक शानदार होम थिएटर सिस्टम लगा लिया था। केनेथ स्पोर्टिंग गुड स्टोर में वर्कआउट कर रहा था। सीजे और बार्ट अभी भी अपने सेल में बंद थे। स्टीव, मार्कस और मोनिका ज्वेलरी स्टोर में सेक्स कर रहे थे। एक दिन छत पर स्टीव, मार्कस और टकर ज़ॉम्बीज को गोली मारकर एक खेल खेल रहे थे। वे ज़ॉम्बीज को सेलिब्रिटीज के नाम देकर उन्हें शूट कर रहे थे। एना ने यह सब देखा और उनसे कहा, तुम लोग वाकई में बहुत गड़बड़ हो। स्टीव ने कहा, सुनो हनी, अगर मैं कभी उनमें से एक बन जाऊं तो मेरा सिर उड़ा देना। रात का खाना था। सभी लोग फव्वारे के पास एक लंबी टेबल पर इकट्ठा थे। अचानक, बिना किसी चेतावनी के, पूरा मॉल अंधेरे में डूब गया। सिर्फ इमरजेंसी लाइटें और एग्जिट साइन जल रहे थे। सब लोग डर गए। बिजली चली गई थी। जनरेटर पार्किंग गैराज में था, जो पूरी तरह से अंधेरा था और जहां ज़ॉम्बी घूम रहे थे। सीजे, माइकल, बार्ट और केनेथ ने जनरेटर के पास जाने का फैसला किया।
वे अंधेरे सीढ़ियों से नीचे उतरे। पार्किंग गैराज के लेवल 1 पर पहुंचकर उन्होंने एक कुत्ते को देखा जो उनकी तरफ आ रहा था। वो सिर्फ एक कुत्ता था, बहुत खुश, एक लैब शेफर्ड मिक्स। लेकिन वे गलत थे। लेवल 2 पर पहुंचते ही कुत्ता गुर्राने लगा। बाट के पीछे वो बाट पर गिर पड़ा और उसकी गर्दन पर काट लिया। केनेथ ने उसे गोली मार दी, लेकिन वो फिर से उठा और अंधेरे में भाग गया। ज़ॉम्बीज़ ने बाट को पकड़ लिया और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। माइकल, केनेथ और सीजे पेन में पहुंचे। उन्होंने गेट बंद कर लिया। उनके चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ पेन पर चढ़ रहे थे, उसे फाड़ रहे थे। अब हम आंद्रे और ल्यूडिमिला के पास लौटते हैं। ल्यूडिमिला मर रही थी, उसकी सांसें बहुत भारी थीं। आंद्रे ने उसे मेज से बांध दिया था। आंद्रे ने अपना सिर उसके पेट पर रख दिया और फिर उसने पेट में हलचल देखी। बच्चा जन्म लेने वाला था। लेकिन फिर ल्यूडिमिला वापस आ गई। उसकी आंखें खाली थी। वो अपने बंधनों से छूटने की कोशिश कर रही थी। बिजली वापस आ गई थी। बचे हुए लोग ल्यूडिमिला, नॉर्मा, आंद्रे और बाट की लाशों के चारों तरफ खड़े थे। स्टीव ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है, हम मरीना में रुककर मेरी बोट पर चढ़ सकते हैं। एना ने कहा, यह एक अच्छा आइडिया है, झीलों में द्वीप है। सब तैयार थे। सीजे ने प्रोपेन टैंक से धमाका किया और रास्ता बनाया। वे बसों तक पहुंचे और मरीना की तरफ निकल गए। रास्ते में सेंटा मरिया पलट गई। ग्लेन और मोनिका मारे गए। स्टीव ज़ॉम्बी बन गया। एना ने उसे मारा और उसकी चाबियां ले ली। वे मरीना पहुंचे। सीजे ने अपने प्राणों की बाजी लगाई उन्हें बचाने के लिए और धमाके में खुद मारा गया। सब लोग बोट पर चढ़ गए, सिर्फ माइकल नहीं। उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था। उसने एना से कहा, मैं नहीं आ सकता, मैं यहीं रुकूंगा, सूरज को उगते हुए देखूंगा। बोट दूर जाने लगी। एना माइकल को देख रही थी। वो अकेला डॉक पर खड़ा था। उसके पीछे जलता हुआ आग था। हजारों ज़ॉम्बीज़ थे और फिर दूर से एक शॉटगन के ब्लास्ट की आवाज आई। एना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो उगते हुए सूरज की तरफ मुड़ गई। उसकी आंखों में एक नई ताकत थी, एक नया संकल्प। वो नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा, लेकिन वो एक बात जानती थी, वो जिंदा थी और जब तक वो सांस ले रही थी वो आगे बढ़ती रहेगी। ये थी कहानी डॉन ऑफ द डेड की। एक ऐसी दुनिया की कहानी जहां मौत के बाद भी इंसान रुकता नहीं है, जहां भूख और हिंसा ने हर उस चीज को खत्म कर दिया है जिसे हम इंसानियत कहते थे। लेकिन इस तबाही के बीच में भी उम्मीद की एक किरण बची रहती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।